स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में जो पढ़ रहे थे उसमें शिवाजी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और शिवाजी का जो कारवां चला था और जिस पड़ाव पे हम लोग पहुंचे थे वहीं से अब शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग को बताया था कि कैसे शिवाजी औरंगजेब के कैद से मुक्त हुए और मथुरा, बनारस, गोंडवाना होते हुए ये महाराष्ट्र पहुंचे, रायगढ़। फिर कभी मुगलों के हाथ नहीं लगे। आगे चल करके 1668 में मुगलों से संधि हुई और आप जानते हैं कि औरंगजेब ने उनको राजा की उपाधि से नवाजा भी था। इसके पहले औरंगजेब ने उनको पहाड़ी चूहिया खा करके संबोधित किया था कि जब मुगल सेना पहुंचती है तो पहाड़ के अंदर घुस जाते हैं और जब वो चली जाती तो बाहर आ जाते हैं। खैर, शिवाजी धीरे धीरे अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करते हुए 1670 में इन्होंने सूरत को लूटा। हमने बताया था कि सूरत की लूट उन्होंने 2 बार किया था, 1664 में और 1670 में, जिसमें बड़े पैमाने पर इनको धन प्राप्त हुआ था। 1670 में ही शिवाजी ने एक और बड़ा अभियान करने जा रहे थे। उसी समय अभियान के अभी जाने ही वाले थे, तभी तानाजी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तानाजी, आपको बता दें कि मालुसरे इनका नाम था पूरा, तानाजी मालुसरे, इसलिए नोट कर लीजिएगा, चूंकि अभी मूवी भी आई थी एक और बड़ा ही चर्चा में था विषय। एक योद्धा थे तानाजी। वैसे तो शिवाजी के दरबार में कई योद्धा थे, कम से कम आधा दर्जन से अधिक योद्धा थे जो तानाजी के स्तर के थे। चाहे श्याम जी निमलकर हो, धनाजी जाधव हो, चाहे तानाजी हो। तो तानाजी जो है निमंत्रण देने के लिए गए थे शिवाजी के पास। आप जानते हैं कि सूबेदार थे तानाजी, कोली समुदाय के थे और तब बेटे की शादी थी, निमंत्रण देने जा रहे थे। तो जब उनको पता चला कि शिवाजी एक अभियान पे जा रहे हैं और एक बड़ा अभियान था, मुगलों से टक्कर लेना था, क्योंकि मुगलों ने लगभग उसको विजित कर लिया था, तो तानाजी ने कहा कि आप मत जाइए, मैं खुद जाऊंगा। उन्होंने शादी में जाना नहीं उचित समझा, जितना जाना विजय करना था। और तानाजी ने भीषण लड़ाई लड़ी। निश्चित रूप से तानाजी इस लड़ाई में योद्धा की तरह लड़े और अंततः उनको विजय मिली, जिसे हम कोंगना की विजय कहते हैं। आपको बता दें, कोंगना का नाम बदल करके सिंहगढ़ कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, सिंहगढ़ कर दिया गया था उनके याद में। और इसी युद्ध में तानाजी मारे गए। तो ये शिवाजी के योद्धा के रूप में थे। इस समुदाय के लोग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, एमपी के कुछ क्षेत्रों में इनकी जातियां मिलती हैं। जब शिवाजी पूरी तरह से मजबूत हो गए, अब कोई उनका विरोध करने वाला नहीं था, तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक करने के लिए सोचा। जब वहां के ब्राह्मणों को उन्होंने निमंत्रण दिया, विशेषकर महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। कहा कि आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता है क्योंकि आप क्षत्रिय नहीं हैं। तो मजबूरीवश शिवाजी को बनारस अपने लोगों को भेजना पड़ा। उनके दूत आए और यहाँ पर बनारस के जो पंडित थे, विद्वान थे, जिन्हें आधुनिक व्यास के नाम से भी जाना जाता है, गंगा भट्ट, जिसे विश्वेश्वर भट्ट भी कहा जाता है, उनसे मुलाकात उन लोगों ने किया। और कहा जाता है कि गंगा भट्ट इसके लिए तैयार हो गए
दरअसल गंगा भट्ट जाने से पहले उनको ढेर सारा धन का लालच भी दिया गया था। कहते हैं कि गंगा भट्ट कुछ अपने अनुयायियों के साथ चल पड़े। उनके साथ 11,000 ब्राह्मण परिवार भी गया था। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 11,000 ब्राह्मण परिवारों के साथ कुल 50,000 लोग शिवाजी के राज में पहुंचे और खुद शिवाजी ने मिलो आकर के गंगा भट्ट का स्वागत किया था। कितना सम्मान था शिवाजी लोगों को देते थे, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग को वो बहुत सम्मान देते थे। और कहते हैं कि 6 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में शिवाजी का गंगा भट्ट ने भव्य तरीके से राज्याभिषेक कराया। कहते हैं कि उसी समय उन्होंने जनेऊ धारण किया, तुलादान किया और ब्राह्मणों को, जो आप जानते हैं कि ढेर सारा धन भी दिया था, क्योंकि जब वो आक्रमण करते थे उसमें ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, पुरुष मारे गए थे। उसको प्रायश्चित के लिए लगभग 8,000 रुपया इन्होंने दान में भी दिया था। और 4 महीने तक जदुनाथ सरकार के अनुसार जो ब्राह्मण परिवार था, जिसकी संख्या लगभग 50,000 थी, 4 महीने तक उन लोगों को अतिथि की तरह भव्य तरीके से रखा गया, भोजन कराया गया और ढेर सारा धन दे करके उनको बनारस भेजा गया था। कहते हैं इसी अवसर पर उन्होंने सोने चांदी के सिक्के भी जारी किए और अपना नाम भी छत्रपति शिवाजी उस पर अंकित कराया। राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। थोड़ा सा जो उत्सव हो रहा था उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि गमी आ गई। तो इसके बाद से आपको बता दें कि इनका एक पुरोहित था, शिवाजी का तांत्रिक विधि का बहुत जानकार आदमी था। इसका नाम था निश्चलपुरी गोस्वामी। यह कांची तमिलनाडु का रहने वाला था और तांत्रिक विद्या का बड़ा जानकार आदमी था, विद्वान आदमी था। इसने दोबारा शिवाजी का राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से कराया था। कहते हैं कि इन दोनों राज्याभिषेकों में शिवाजी का लगभग 50 लाख रुपया खर्च हुआ था। निश्चित एक बहुत बड़ी रकम थी उस समय के हिसाब से, तो इसकी पूर्ति करना भी जरूरी था। तो शिवाजी ने मुगलों के शिविर, जिसका नेतृत्व या अधीन था बहादुर खां के अधीन, आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया उनको तत्काल मिला और 200 शानदार बढ़िया घोड़े भी प्राप्त हो गए। तो जो खर्च हुआ था राज्याभिषेक में, उसकी काफी हद तक क्या हो गई, पूर्ति हो गई। शिवाजी ने कर्नाटक को भी जीता। इनका अंतिम अभियान जिंजी पे था। इसके बाद शिवाजी बीमार पड़ गए। कहते हैं कि इनका एक बेटा संभाजी और उसकी पत्नी यशुबाई मुगल सरदार से मिल गए थे, जिससे इनको बहुत अफसोस हुआ कि मेरा बेटा ही गद्दार निकल गया। खैर 1 साल बाद उसको वापसी किए, लेकिन दरबार में अब उसको लेकर के बहुत तनाव था और 2 मंत्री थे जिनके वफादार थे, इनके अंदर भी तनाव हो गया था। मतलब दरबार में शिवाजी की बीमार होने के बाद अब वो माहौल नहीं रहा जो होना चाहिए था। इससे शिवाजी बहुत दुखी हो गए और अंततः जब उनकी मृत्यु हो गई, उस समय शिवाजी का दूसरे पत्नी सोयराबाई से जो पैदा हुआ था राजा राम,
जिसकी उम्र मात्र 10 साल थी, शिवाजी का दाह संस्कार किया। इस अवसर पर आपको बता दें कि शिवाजी की कुल 7 पत्नियां थीं। उनमें से एक पत्नी पुतलीबाई या पुत्ताबाई, ध्यान रखिएगा, पुतलीबाई या पुत्ताबाई, बाई सती हो गई थी। 7 पत्नियों में से ध्यान रखिएगा एक पत्नी उनकी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। एक चीज और बता दें कि जब शिवाजी का राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था तो एक अंग्रेज अधिकारी ऑक्सडाइन भी वहां पर, हेनरी ऑक्सडाइन नाम था, ध्यान रखिएगा, हेनरी ऑक्सडाइन भी उपस्थित था। ये याद रखने वाली जरूरत है कि ये उस समय उपस्थित था। तो इस तरह से शिवाजी के मरने के बाद कुछ पलों के लिए कह सकते हैं कि राजा राम गद्दी पर बैठा, क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा था संभाजी, उसको शिवाजी ने पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी शिवाजी की, 53 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। ये मराठा साम्राज्य के लिए भी कह सकते हैं क्षति मानी जाएगी। शायद कुछ दिन और जीवित रहते तो कुछ तस्वीर मराठा साम्राज्य की अलग होती। फिलहाल अब लेकिन जो परंपरा था सरदारों ने उसको निर्वहन किया और पन्हाला के किले से संभाजी को निकाल करके, जो उस समय किले में बंद था, और राजा राम को एक जगह उसको गद्दी पर बैठाया। संभाजी में बस कमी ये थी कि उसने अपने पिता के साथ वफादारी नहीं किया था, लेकिन बाद में उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की बीज आ गए थे। संभाजी जब गद्दी पर बैठा 1680 से 1689, तो उसी समय औरंगजेब ने उस पर आक्रमण करके उसको तथा उसका एक ब्राह्मण मंत्री था कवि कलश को बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद उसको दरबार में लाया और कहा कि देखो भाई, तुमको मैं मुक्त कर दूंगा, तुम्हें मैं 2 शर्त रखता हूं। पहला शर्त यह है कि जो भी गुप्त खजाना है तुम बता दो, और दूसरा था कि इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लो। संभाजी ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, आप मान लीजिए, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। अब इतना पे तो मुगल बादशाह औरंगजेब आग बबूला हो गया और कहते हैं कि 7 दिन 7 तरह के दंड दिए गए। कभी पैर काटा गया, हाथ काटे गया, जीभ काटी गई, आंखें निकाल दी गई, और शेष 100 दोनों को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। तो इस तरह से संभाजी का अंत हुआ। इतिहास में इसलिए अमर हो गया कि वो औरंगजेब के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, इसलिए इतिहासकार उसका भी नमन करते हैं। इसके बाद राजा राम गद्दी पर बैठा। राजा राम 1689 से 1700 टाइमिंग है। राजा राम के समय उसकी पत्नी ताराबाई ने मुगलों से मोर्चा लिया, लोहा लिया। जब भी मुगल आक्रमणकारी आते थे वो खुद ही खड़ा हो जाती थी। तो राजा राम इस किले से उस किले से भागता ही रहा, और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो राजा राम के बाद गद्दी पर ताराबाई बैठी 1700 से लेकर के 1707 तक, क्योंकि फिर शाहू का उदय होगा, वो अगला हमारा पड़ाव रहेगा, उसके बारे में बताएंगे। ताराबाई पहली मराठा महिला शासिका हैं। निश्चित रूप से इसने मुगलों से लोहा लिया और कभी मुगलों को अपने किले के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। मुगल भी सम्मान करते थे, महिलाओं से लड़ते नहीं थे, ये उनके अंदर एक खासियत थी।
मुगल सैनिक कभी भी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते थे। तो ये बड़ी बात मानी जाएगी कि ताराबाई ने जब तक अपने राजा राम का एक बेटा था शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और खुद सत्ता अपने हाथ में ले ली, और 1700 से लेकर के 1707 तक उन्होंने सत्ता का अच्छे से निर्वहन किया। चूंकि 1707 में जब संभाजी को कैद किया गया था तो उसको बेटे को भी कैद किया गया था, उसकी पत्नी को भी कैद किया गया था। तो वही बेटा जिसे साहू के नाम से जाना जाता है, उसको बहादुर शाह प्रथम ने रिहा किया और आगे चल करके जब वो पहुंचा महाराष्ट्र में तो सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, और संघर्ष में अंततः शाहू को क्या मिली? कामयाबी मिली। तो इस तरह से अब मराठा जो साम्राज्य था उसमें बिखराव आ गया सत्ता को लेकर के। इसी समय पेशवाओं का उदय होता है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अब अगला जो हमारा जो होगा वो शिवाजी का शासन प्रशासन से होगा लेक्चर। एक चीज और बता दें कि जो अगला वीडियो आ रहा है उसमें हम पार्लियामेंट के बारे में शुरू करेंगे, संसद भी शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा वहां तक अभी पड़ाव आ चुका है, अभी उसके आगे हम शुरू नहीं किए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब वो भी टॉपिक वहीं से अगले वीडियो से हमारा शुरू होगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कोई कमी हो उसको बताते रहिए। हम कोशिश करते हैं हर वीडियो में कि अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करें। धन्यवाद।